लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। आज का जो वीडियो है वो खास है, क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कहा था प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी बचे क्वेश्चंस हैं वो सब हम खत्म करेंगे अगले बुलेटिन में। तो प्रॉमिस के अनुसार इस आज के बुलेटिन के बाद आपको प्रेसिडेंट कहीं भी टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो सब हम आज के बुलेटिन के साथ जो है खत्म कर देंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का जीएस बुलेटिन। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि कौन सा अनुच्छेद है जो संघ कार्यकारिणी से संबंधित है। जब यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात हो तो उसी में प्रेसिडेंट भी आते हैं, आपको पता है। तो जो आर्टिकल्स है वो है आपके 52 to 78। अब देख लेते हैं संघ कार्यकारिणी में आता कौन कौन है। जैसा हमने कहा प्रेसिडेंट आते ही हैं, तो बिल्कुल प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो आपके वो आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति के साथ साथ आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो आ जाता है, और इसके साथ साथ जो आपके अटॉर्नी जनरल है वो आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जो कि 52 आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, तो उसमें कौन कौन आता है? तो उसमें इतने लोग आते हैं जिनके बारे में बताया गया है। अब इस प्रश्न के साथ आपको ये भी पता चल गया कि प्रेसिडेंट किसके बीच में आता है, तो 52 से 78 के। अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट बेसिकली 52 से 62 तक ही आता है, क्योंकि 63 से जो है वाइस प्रेसिडेंट शुरू हो जाता है। तो अगर हम 52 to 78 देखें तो उसमें पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ विशेष शक्तियां जो है मेंशन्ड है। तो इसके साथ आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है और आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न बहुत प्रचलित है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं सेंटेंसेस पढ़ के। जो आपका पहला सेंटेंस है वो क्या है? तो पहला कह रहा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित, एक हो गया आपका निर्वाचित, प्लस कह रहा है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोनों की बात कही गई, कई निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है दोनों ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहीं पे जो है गलती हो गई। पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्य जो है वो नहीं पार्टिसिपेट करते। तो इसके साथ आपका जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाता है। लेकिन देख लेते हैं बाकी कथनों को भी। दूसरा कथन कह रहा है केंद्रीय कार्यकारी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी शामिल हैं। तो बिल्कुल अभी हमने देखा कि कार्यकारी में, संघ कार्यकारी में इतने लोग आते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट किसके खिलाफ लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के खिलाफ। कब? जब वो संविधान का उल्लंघन करे। टू बी वेरी प्रिसाइज, कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है कि संविधान का उल्लंघन क्या है और राष्ट्रपति कैसे करेगा, तो इम्पीचमेंट कैसे लाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की परिकल्पना है, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से आप 3 सही चीजें राष्ट्रपति के बारे में जान गए हैं और एक गलत जो था वो भी जान गए। इससे आप ये समझ गए कि जो राज्य विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। उसके साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देख लेते हैं भारत राज्य का मुखिया। भारत अगर स्टेट की बात करें तो हु इज द हेड ऑफ स्टेट? इंडियन स्टेट कौन हेड है? तो जब भी हम बात करें हेड ऑफ स्टेट तो आपका प्रेसिडेंट यानी कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उनको कहा जाता है। वहीं अगर आप हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो कौन हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से जो आपका जो ये सिस्टम है प्रेसिडेंशियल, वो पिछले वीडियो में भी हमने देखा। जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो किसके समान है? तो ब्रिटिश मोनार्क के समान है। जैसे ब्रिटिश की जो राजाशाही है, राजशाही जो है, वो लोग सिर्फ क्या होते हैं? एक सिंबॉलिक है। ये शब्द जो है ये बी आर अम्बेडकर जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में यूज किया, सिंबॉलिक है। ठीक है, सिंबॉलिक यानी कि सिर्फ एक नाम मात्र के हेड है। कौन? प्रेसिडेंट। इसी तरह से वहां पर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश मोनार्क जो है, राजशाही जो है, वो सिंबॉलिक हेड है। बाकी डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
यहाँ पे भी देखिए एकदम पर्टिकुलरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट, प्रेसिडेंट किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो एक तरह से ये भी क्या है, सिंबॉलिक हेड है। पर बिल्कुल अगर आपसे पूछा जाए कि हेड ऑफ इंडियन स्टेट कौन है, हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या री इलेक्शन संभव है, प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट थे और क्या वो फिर से प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल जी हाँ, ये संभव है। लगातार के लिए नहीं, लगातार के लिए भी पॉसिबल है, लगातार के लिए भी संभव है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल के लिए बने थे राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये संभव है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहीं पर अगर आप यूएस की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में एन नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, चाहे जितनी बार आप चाहे दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यूएस की बात करें, क्योंकि हमारा यूएस से ही लिया गया है प्रेसिडेंट, तो इसलिए हम बार बार यूएस का नाम ले रहे हैं। तो यूएस जो है वहां पर केवल 2 बार, कोई भी व्यक्ति चॉइस 2 बार केवल बन सकता है, बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वो है इम्पीचमेंट चार्जेस। अगर हम बात करें महाभियोग के चार्जेस, तो वो किस हाउस में लाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप किस सदन में लाए जा सकते हैं, तो किस सदन में लाए जा सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद का कोई भी सदन। आपको बता दिया जाए, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, तो पॉलिटी बुलेटिन लगभग स्टार्टिंग की बुलेटिन में हमने बात की थी क्या, कि संसद के कोई भी सदन में महाभियोग के आरोप को लाया जा सकता है। उसको लाने के लिए आवश्यक क्या है, 1/4 मेंबर्स जो है जिस हाउस में भी लाए जाए, उस हाउस के 1/4 मेंबर्स जो है समर्थन में होने चाहिए लाने के लिए। प्लस आपको प्रेसिडेंट को पहले से नोटिस देना है। उसके बाद जिस हाउस में, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा के 2/3 जो मेंबर्स है, 2/3 मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति को अपना जो है पक्ष रखने का अधिकार है, रिप्रेजेंट करने का खुद को अधिकार है, कहाँ, दूसरे हाउस में। लेकिन दूसरे हाउस में भी अगर 2/3 बहुमत से ये पास हो गया, तो जो राष्ट्रपति है आपका, वो क्या हो जाता है, इम्पीच हो जाता है, फिर उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति की अगर ऑफिस वेकेंट होने की कंडीशन पूछी जाए, तो कुछ 4-5 कंडीशन, या तो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो सबसे, या तो इम्पीचमेंट लाए जा, ये सब जो चीजें हैं इनकी वजह से क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का पद जो है खाली होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो बात चल रही है राष्ट्रपति की, देख लीजिए कौन संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो जब भी किसी बिल के मैटर में कोई भी बात फंसती है, तो ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, तो आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और एक ज्वाइंट सेशन का हेड कौन, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा। इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें लोकसभा भंग करने की या कोई भी काम करने की, तो अभी हमने कहा क्या, प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट, किसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, एक्ट अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेंगे वही करेगा कौन, राष्ट्रपति। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, तो पीएम हेड। अब देखिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल ने कहा क्या कि लोकसभा भंग करनी है, तभी लोकसभा भंग हो सकती है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। पढ़ लेते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख है। तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ अनुच्छेदों की। तो किस अनुच्छेद में चुनाव के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशंस का मेंशन किया गया है। तो जो आपका आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 क्या मेंशन करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति होगा कहाँ है, 52 में। 53 में क्या है, पावर, संघ कार्यकारी का जितना भी पावर होता है, ठीक है, जो पावर होता है इनका वो मेंशन है। 54 में क्या है, तो बिल्कुल 54 में आपका मेंशन है कि क्या जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, अब फाइनली आर्टिकल
52 में इनका इंट्रोडक्शन हो गया, 53 में आपका संघ कारणी आ गया, 54 से आपका प्रेसिडेंट के बारे में, उसका टर्म ऑफ ऑफिस, उसका क्वालिफिकेशन, वो सारा जो है वो मेंशन होता है आपके 54 से। तो देख लेते हैं 54 में क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें 54 की, तो आर्टिकल 54 में क्या कहा है, तो आर्टिकल 54 में कहता है कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। 55 में क्या कहा है, तो 55 में कहा है कि मैनर क्या होना चाहिए, मैनर ऑफ इलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। तो मैनर ऑफ इलेक्शन आपका जैसे 55 में आ जाता है, तुरंत 56 में आपका टर्म आ जाता है, टर्म ऑफ ऑफिस, 5 साल के लिए रहेंगे ये टर्म ऑफ ऑफिस। उसके बाद कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, पहले तो आप एलिजिबल हो जाइए तब कैंडिडेट बन के आएंगे ना, फिर क्वालिफिकेशन रिक्वायर होगी। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी है 57 में, और जो फिर क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 58 में दी है। इस तरह से जो आपका ऑप्शन डी 58 है वो सही जवाब हो जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने इतने सारे आर्टिकल देखे। तो 52 में क्या है आपका, तो 52 में है कि प्रेसिडेंट होगा भारत का, राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा कि संघ कार्यकारिणी के क्या क्या पावर है, द पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर 54 में क्या कहा, 54 में कहा कि इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। 55 में कहा कि मैनर क्या होगा इलेक्शन का, किस हिसाब से इलेक्शन होगा। 56 में कहा कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस, एक बार इलेक्ट हो गए तो कितने दिन तक वो रहेंगे। 57 में कहा क्या क्या एलिजिबिलिटी उनकी। फिर उसके बाद जब वो एलिजिबल हो गए, कैंडिडेट बन गए, तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 58 में आपसे मेंशन्ड है। तो इतने अनुच्छेद हमने देख लिए किसके बारे में, हमने राष्ट्रपति के बारे में इतने अनुच्छेदों का अनुसरण कर लिया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शपथ कौन दिलाता है और अपना इस्तीफा किसको देते हैं, इस्तीफा किसको एड्रेस करते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है, ऑप्शन देख लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल, ये तो पद ही नहीं है। फिर उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के प्रधानमंत्री, ये तो नहीं हो सकता, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश में कंफ्यूजन रहती है, क्यों, क्योंकि एक लोग शपथ दिलाते हैं और एक लोग को वो अपना इस्तीफा सबमिट करते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति के पद की, राष्ट्रपति को। अगला जो प्रश्न है कि वो किसको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, अपना त्याग पत्र, इस्तीफा किसको देते हैं। तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो त्याग पत्र देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि अब कार्य किसको संभालना है राष्ट्रपति का, तो वाइस प्रेसिडेंट को ही संभालना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उल्लेख किया गया है। जो आपका उपराष्ट्रपति है वो किसकी तरह काम करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है लेकिन ये राष्ट्रपति से भी रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। तो अगर आप बात करें आर्टिकल 65 की, तो बिल्कुल आर्टिकल 65 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब भी क्या हो जाए, उसको किसी वजह से बाहर जाना पड़े या कुछ नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से राष्ट्रपति को जाना पड़े कहीं या हटना पड़े, तो कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। ये कहाँ है, अनुच्छेद 65 में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अब मंत्रिमंडल की जैसे हम बात करेंगे तो हमने लगभग बहुत ही स्टार्टिंग में एक आर्टिकल 74 और एक आर्टिकल 75 देखा था। एक में था कि एक मंत्रिमंडल होगा किसके लिए, प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए, उनकी मदद और सलाह के लिए। और 75 में क्या था कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जो आपका आंसर है वो ये है, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए मंत्रिपरिषद जो होगा, मंत्रिमंडल जो होगा, वो आर्टिकल 74 में है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी होता है। समाप्त 75 देख लिया ही आपने। 72 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी अभी क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। फिर से भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राष्ट्रपति के कार्यकाल का अनुच्छेद जो है विवरण किया गया है, कार्यकाल 52 में आपको पता है कि एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा।
53 में क्या है, जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनके पावर है। 56 में क्या है, 56 में अभी हमने देखा, 56 में क्या है, तो टर्म ऑफ ऑफिस है, कार्यकाल का विवरण किया गया है, कार्यकाल प्रेसिडेंट का। और 55 में हमने देखा ही था, 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, किसके द्वारा। तो आपको पता है जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट लाने का हक, अधिकार किसको है, तो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। तो इसका मतलब किसके द्वारा लाया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कोई राजनीतिक दल अकेले ही राष्ट्रपति को हटा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, भारत में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जो आपका कार्यकारिणी है, जो आपका वो जुडिशरी है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक, क्या होता है आपका जो संसद है वो रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ठीक है, संसद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी जजेस का बेंच होता है वो बिल्कुल अलग काम करता है और एग्जीक्यूटिव अलग काम करते हैं, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। संसद जो है रिस्पॉन्सिबल है। प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं, अकेले प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते। तो भारत की न्यायपालिका जो आपका जुडिशरी है वो भी नहीं है, इनको हटा सकती है। तो ना न्यायपालिका में ये है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करती है, तो ये हट जाते हैं। राजनीतिक दल का तो वैसे भी कोई रोल नहीं होता और प्राइम मिनिस्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां प्राप्त करता है, कि क्षमादान कर सकता है किसी को भी। तो ये आर्टिकल 72 के तहत होता है कि राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमा कर सकता है। ये जो अब लास्ट वीडियो में हमने कहा था, जो पार्डनिंग पावर है वो 5 तरह के होते हैं। एक तो पार्डन ही होता है, दूसरा रिप्रीव, रिवाइट, रिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आपके पावर्स हैं ये भिन्न भिन्न रूप से आते हैं। तो अगर आप बात करें कि कितने रूप से क्षमादान कर सकते हो और क्यों क्षमादान की आवश्यकता है, तो कभी कभी क्या होता है, जुडिशरी चीजों को ना समझ के, ऐसा होता है कि कम जो सजा है, जो अपराध है वो कम है दंडनीय और उसका दंड ज्यादा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट हस्तक्षेप कर सकता है और ये प्रेसिडेंट के जो है एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। तो तभी भी आपकी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग है। ठीक है, कार्यपालिका से अलग है, लेकिन ये पावर अलग से किसको प्राप्त है, तो ये पावर जो है प्रेसिडेंट को प्राप्त है। तो अगर आप बात करें पार्डनिंग पावर में, तो सबसे पहले की अगर बात करें तो ऐसे 5 है ऑर्डर में। सबसे पहला की क्या है, वो बिल्कुल से ही सजा माफ कर दे। तो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है जब बिल्कुल सजा माफ कर दे राष्ट्रपति। दूसरे जो होते हैं आपके वो ये होता है कि सजा जो है कम कर दे। ठीक है, सजा कम कर दे, सजा का नेचर चेंज कर दे। जैसे आपको अगर डेथ सेंटेंस मिला, आपको फांसी मिली है, तो उसकी सजा जो है नेचर चेंज करके क्या कर दे, वो आपका क्या कर दे कि आपको उम्र कैद की सजा दे दे। तीसरा जो है आपका वो बिना नेचर किए सजा को क्या करना है, कम कर देना है। तो जैसे आपको अगर रिगरस पनिशमेंट मिली है ना, रिगरस बहुत ही सीरियस इम्प्रिजनमेंट मिला है, बहुत सीरियस, तो उसको कम करके, कुछ अवधि भी कम करके नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट कर दे। फिर कभी कभी सजा का बिल्कुल नेचर भी चेंज कर देते हैं, अवधि भी, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस के तहत कि अगर कोई लेडी है उसका अपराध है, कोई बीमार है, तो उन सब केसेस में क्या करते हैं, वो बिल्कुल सजा का नेचर भी चेंज करते हैं, अवधि भी कम करते हैं। और एक लास्ट जो होता है वो क्या होता है, सजा को रोक देना कुछ दिनों के लिए। जैसे फांसी है तो फांसी को ना उन्होंने कम किया ना माफ किया, बस कुछ दिनों के लिए रोक दिया, ताकि जो आपकी न्यायपालिका है वो विचार विमर्श कर ले एक बार फिर से कि क्या यही न्याय है, क्या ये सही है या नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो आपका बहुत ही इजी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। ये तो हम बार बार देख ले रहे हैं, ये सारे आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं बार बार, चाहे वो 52 हो, चाहे वो 53 हो, 56 हो या 55 हो। तो यहाँ पर मैनर ऑफ इलेक्शन है, यहाँ टर्म ऑफ ऑफिस है, ये पावर्स हैं और ये प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है, अनुच्छेद 56। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है
भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्तियां निहित हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां। वैसे जो यूएस से लिया गया है, यूएस में 4 है, पर भारत के राष्ट्रपति को कितनी मिली हुई हैं? तो 3 मिली हुई हैं। 3 वीटो शक्तियां। तीनों वीटो शक्तियां कौन कौन सी है? तो एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है आपका सस्पेंसिव वीटो, जो आप वीटो जब आप रिजेक्ट कर देते हैं, ये बिल के सेंस में मिला हुआ है सारी शक्तियां। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। जो आपका एब्सोल्यूट वीटो है, इसका मतलब क्या कि आपने बिल को रिजेक्ट कर दिया, विदहेल्ड कर दिया कि हमको ये बिल नहीं पसंद है, ये बिल नहीं आना चाहिए। तो ये आपका ये सस्पेंसिव वीटो है कि आपने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा। दोबारा से जब वो पास हो गया आता है तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है वो बाध्य हो जाता है ये फॉलो करने के लिए। जो एब्सोल्यूट वीटो है उसका 2 बार प्रयोग किया गया है, एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है और एक बार आर वेंकटरमन ने किया है। फिर अब बात कर ले पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो में क्या है कि पॉकेट वीटो में कोई भी राष्ट्रपति जो आपका बिल है वो अपने पॉकेट में रख लेता है। अब पॉकेट में रखने का मतलब वो अपने पास रख लेता है, ना तो वो उसको रिजेक्ट करता है, ना तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है। तो ये असीमित अवधि के लिए होता है, असीमित अवधि के लिए ये रखा जा सकता है पॉकेट में। ये किया किसने है? तो ये बिल्कुल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब? जब आपके राजीव गांधी सरकार ने प्रेस वाला बिल निकाला था। इसके बारे में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तीनों जो है वो आपके वीटो पावर्स है, किसको मिले हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को मिले हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो अभी हमने देखा, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग यानी जैल सिंह ने किया। इन्होंने कब किया था? तो 1986 में किया था। कौन सा बिल था वो? तो वो प्रेस बिल था, प्रेस एक्ट था। लाया किसने था? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लाया था। इससे जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्ट हो रहा था। फ्रीडम है प्रेस का, आपको पता है अंग्रेजों ने भी जब ये करने की कोशिश की थी तो हमने ये नहीं माना था। तो ये रोका था किसने? आपके ज्ञानी जैल सिंह ने। 3 साल बाद जब आर वेंकटरमन बने थे आपके प्रेसिडेंट, तो आर वेंकटरमन ने इस बिल को वापस भेज दिया था। इस बिल को वापस भेज दिया और जो नई गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बिल है, ये नहीं कंसिडर किया जा सकता, और उस बिल को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये था पूरा प्रेस बिल के बारे में, जब फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेल करने की कोशिश की थी राजीव गांधी गवर्नमेंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय शक्तियां देख लीजिए, यही जो 2 चीजें हैं वो बची हुई है, बाकी तो हमने शुरू से सब कुछ खत्म कर दिया है। चाहे हम बात करें प्रेसिडेंट मेंशन कहाँ है, उसके बाद प्रेसिडेंट कैसे और कहाँ कहाँ किसके साथ इंक्लूडेड है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में इंक्लूडेड है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और भारत का फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा इलेक्शन होगा, हाँ होगा। मैनर ऑफ इलेक्शन हमने देख लिया, इलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या पावर्स उनको प्राप्त है, कैसे मिलिट्री के कमांडर इन चीफ कहलाते हैं, मतलब तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के। उसके बाद हमने देखा जुडिशरी पावर्स भी होते हैं उनके पास, पार्डनिंग क्षमादान की शक्तियां भी होती हैं। अब वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। सबसे पहला कि उनकी पूर्व अनुमति से ही, अनुशंसा से ही धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ। केंद्रीय बजट, तो बिल्कुल ये भी प्रेसिडेंट में ही मेंशन है। आकस्मिक निधि जारी करना, कंटिजेंसी फंड, तो वो भी किसका काम है? तो प्रेसिडेंट का ही है। इसलिए उपरोक्त वे सभी, ऊपर के सभी जो है वो आपके सही जवाब है। तो इसके साथ हमने सारी शक्तियां भी देख ली, जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सारी भी हमने कवर कर ली। तो आज के वीडियो के साथ हम ये गारंटी कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट 1 और 2 देखने के बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।